वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th रसायन विज्ञान का ये पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि पदार्थ किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, मैटर किसे कहते हैं। तो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं हम, आपको जहाँ तक बात समझ में आएगी उसके बाद मैं आपको बात समझाऊंगा। तो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो चीज़ें भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, आप उनकी सूची बना सकते हैं। किताब, पेंसिल, रबड़ और मकान जिसका बना हुआ है, रेत, सीमेंट, ये सब कुछ पदार्थ है। अब आगे पढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। यानी जो भी वस्तुएं हमने यहाँ पर देखी, उन सब में क्या है, एक द्रव्यमान यानी भार है, कुछ उसमें वजन है। और दूसरा उनका लक्षण क्या है कि वह सब स्थान घेरती हैं। क्या घेरती हैं? स्थान घेरती हैं। ठीक है। तो पदार्थ के दो गुण, नंबर 1 द्रव्यमान और नंबर 2 आयतन यानी स्थान घेरना। ठीक है। तो वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं यानी जिनमें आयतन होता है, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो आयतन घेरती हैं। ठीक है। तो ये पदार्थ की परिभाषा होगी। ठीक है। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो आयतन घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, उन्हें हम पदार्थ के नाम से जानते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने न पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हम धार्मिक मत अनुसार सोचें तो जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है। जिन्हें हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। और उस समय जो यूनानी दार्शनिक थे, उनका भी यही विचार था। अब आप सोचिए इन 5 तत्वों के बारे में। जो वायु है वो भी पदार्थ है, पृथ्वी भी पदार्थ है, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी पदार्थ तो हैं, पदार्थ के बने हुए हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेरते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ठीक है और जो धार्मिक दृष्टिकोण था यानी प्राचीन जो दृष्टिकोण था वो भी ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।
तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पदार्थ के भौतिक गुण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पदार्थ के भौतिक गुणों के विषय में जानेंगे कि पदार्थ के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहला भौतिक गुण है पदार्थ का, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बनता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। एक क्रियाकलाप द्वारा हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए, ये क्रियाकलाप है, एक 100 ml का बीकर लीजिए। आप अपने घर पर एक गिलास भी ले सकते हैं कांच का। ठीक है, इसमें नमक या चीनी, 1 चम्मच नमक या चीनी मिला लीजिए और इसे हिलाइए। आप क्या देखते हैं कि जो नमक और आपने चीनी मिलाई है वो गायब हो गई। कहाँ गई? वो नमक और चीनी जो जल में रिक्त स्थान था, जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था, वो जल और नमक उन्हीं रिक्त स्थान में समा गए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जल और नमक है वो क्या है? कण के मिलकर के बने हैं। अगर कण के मिलकर नहीं बने होते तो आपको नमक अलग दिखाई देता और जल अलग दिखाई देता। ठीक है, इसलिए ये जो आपका प्रयोग है वो ये सिद्ध करता है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, दूसरा है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण हैं, हमने कहा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, या उससे पहले हमने ये प्रूफ किया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो इन कणों का आकार कितना होता है। चलिए एक प्रयोग द्वारा और समझते हैं। ये पूरा प्रयोग आपके सामने लगा हुआ है। आप एक बीकर लीजिए, उसमें 100 ml पानी लीजिए। ठीक है, आप अपने घर पर जो है एक कांच का गिलास भी बीकर के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और ज़रूर इस प्रयोग को कीजिए। तो 100 ml का एक बीकर लिया, उसमें कुछ टुकड़े बहुत कम मात्रा इसमें, जितना इसे चम्मच में दिखाई गई है, तो किसकी लीजिए? पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक केमिकल्स है जो प्रयोगशाला में लगभग मिलेगा आपको। अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिलता है तो इस स्थान पर आप डेटॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टुकड़े आप पोटेशियम परमैंगनेट के लीजिए। जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालेंगे तो हल्के हल्के घुलने लगेगा और पूरे पानी में फैल करके पानी का रंग कैसा कर देगा? लाल कर देगा, जैसे इसमें बीकर में लाल कर देगा। अब इस पानी का 10 ml लीजिए और दूसरे बीकर में डालिए। ठीक है, दूसरा बीकर में भी जो है पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप ये प्रक्रिया को 5 से 8 बार तक दोहराइए। आप क्या देखते हैं? पानी का रंग कैसा हो गया? क्या पानी का रंग अभी भी लाल है? हाँ, बिल्कुल लाल है। क्या हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसके कण इतने छोटे हैं कि लगातार आप जब पानी में उसे डाल रहे हैं, लगातार पानी को तनुकृत कर रहे हैं, यानी पतला कर रहे हैं, फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट के कण आगे तक जा रहे हैं। आपने एक ही टुकड़ा तो डाला था, लेकिन उसने 1000 लीटर को पानी, जो अगर आपने 5 बार प्रयोग किया तो 500 ml पानी हो गया, और अगर इस प्रयोग को आपने 10 बार कर लिया तो 1 लीटर पानी में भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट के कण नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं।
लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। आप डिटॉल से कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा 2 ml डिटॉल ले लीजिए, एक गिलास पानी में उसे घोलिए, फिर उसका जो है 10 ml ले लीजिए, फिर दूसरे गिलास में डालिए, फिर तीसरे गिलास में। इस तरह से कई बार तनुकृत करेंगे तब भी आपको पानी में डिटॉल की महक आती रहेगी। इसका मतलब है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रयोग से सिद्ध हो गया कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अब आते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसे भी एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। एक बार और हम इस प्रयोग को समझते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आप क्या कीजिए कि एक गिलास यानी एक बीकर यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो एक बीकर में क्या कीजिए, आप एक निशान लगा लीजिए और इस निशान तक पानी भर लीजिए। ठीक है, लगभग आधा बीकर ले लीजिए, यानी 50 ml पानी ले लीजिए और इसी पानी में 1 चम्मच चीनी घोलिए। आप क्या देखेंगे कि चीनी पानी में घुल जाती है। क्या पानी का आयतन बढ़ता है? आप मेजर कीजिए, अगर आपके पास मेजर है, और मेजर करने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपने निशान लगा रखा है। यदि आयतन बढ़ता तो पानी जो है इस निशान से आगे बढ़ जाता। तो इसका अर्थ क्या है कि चीनी के जो कण हैं वो इसी पानी के कणों में जो रिक्त स्थान है उसमें समावेशित हो गए हैं। इसका अर्थ ये है कि जल हो या नमक हो या कोई भी पदार्थ हो, उनके कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। और जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो वह रिक्त स्थान में जो है समावेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा? इसे भी कर सकते हैं हम। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अगर अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है? क्या दूर से ही इसको सुगंध आपको मिलती रहती है? भाई आपने एक अगरबत्ती लगा दी, ठीक है, अगर वो जल नहीं रही है तो आपको उसकी सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन आप उसे जला दीजिए तो उससे धुआं निकलेगा। धुआं क्या है? एक प्रकार की गैस है, और गैस भी क्या है? एक पदार्थ है। तो वो धुआं हल्के हल्के फैलेगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा और आपको उसकी सुगंध आने लगेगी। इसका अर्थ क्या है कि पदार्थ के कण क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और भी एक तरह से समझ सकते हैं और क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। आपने क्या किया? 2 बीकर लिए, ठीक है, और दोनों को हमने क्या है? जल से भर दिया है। एक में हमने स्याही डाली है, नीली या काली स्याही जो भी आपको मिल जाए, और एक में शहद डाला है। तो आप क्या देखेंगे? कुछ समय तक इसे जब छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वो शहद या जो स्याही है वो हल्के हल्के पूरे पानी में घुल गई है। इसका अर्थ क्या है कि जो स्याही के कण हैं, जो जल के कण हैं और जो शहद के कण हैं, और उनमें जो जल के कण हैं वो क्या कर रहे हैं? लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फिर आगे से पढ़ते हैं। अगला एक और इसका लक्षण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे इस तरह से एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक खेल को मैदान में खेलें।
आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से पकड़ लें। आप क्या करें, बहुत सारे छात्र होंगे और मैदान में जाइए, तो लगभग 6-7 जो छात्र हैं वो इस तरह से पीछे से सबके हाथों को जकड़ लें। इसी तरह दूसरा समूह बनाइए। दूसरे समूह में आप क्या कीजिए कि एक दूसरे के हाथ को पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएं। केवल हाथ पकड़ लें, ठीक है। इस तरह से पीछे से न जकड़ें बल्कि सामने से हाथ को पकड़ के एक मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। केवल उंगली से छुएं, ठीक है। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। जो आपने 3 समूह बनाए थे, ठीक है, तो उन्हें क्या करें, जो चौथा समूह वो उन्हें तोड़ने का प्रयास करें। तो किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थियों को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह के कणों में एक दूसरे का सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो इसमें हम देखेंगे जो 3 समूह हमने बनाए थे, कौन सा ऐसा समूह है जिसे आपको तोड़ने में सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जो समूह हमने पहले बनाया था जिसमें 5 जो छात्र थे वो एक दूसरे को पीछे हाथ से जकड़े हुए थे, उसे ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। जबकि जो दूसरा समूह हमने बनाया है जिसमें हमने एक दूसरे को हाथ से पकड़ रखा है उसे थोड़ा कम, और जो तीसरा समूह बनाया है जो केवल उंगली से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, श्रृंखला बनाया हुआ है, उसे सबसे कम बल लगाना पड़ेगा। अब पदार्थ के कण भी इसी तरह से होते हैं, ठीक है। जो पदार्थ के कण होते हैं, जैसे हम एक लोहे की कील ले लें, एक चौक का टुकड़ा लें और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें, यानी उसे तोड़ने का प्रयास करें। तो आपको सबसे आसान कौन सा जो इसमें से पदार्थ है वो सबसे आसानी से टूट जाएगा? जाहिर सी बात है, चौक का टुकड़ा है वो आसानी से टूट जाएगा, जबकि लोहे की कील है वो आसानी से नहीं टूटेगी। रबड़ बैंड भी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप खींचेंगे तेज़ी से तो टूट जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जो लोहे के कण हैं, जो लोहे में जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल अधिक है, जबकि चौक का जो टुकड़ा है उनके बीच के चौक के जो कण हैं उनमें आकर्षण बल कम है, ठीक है। तो जो पदार्थ के बीच में जो पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसका जो मात्रा है वो सब पदार्थों में अलग अलग होती है। यदि वो लोहा है तो पदार्थ के कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा, यदि वो चौक का टुकड़ा है तो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्रियाकलाप और दिया हुआ है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। एक थाली में आप जल ले लीजिए और उंगली से उसे काटिए। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण? जब आप जल को काटेंगे तो वो कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जल के कणों के बीच में क्या है? आकर्षण बल कार्य करता है। इस वजह से आप उंगली से जल की सतह को नहीं काट सकते। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये बात हमने आपको समझाई थी। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना है और यही आपका आज का होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। आपको पदार्थ छांटने हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं। दूसरा, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? आप सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा लिखें, फिर आपने जो पदार्थ के जो भौतिक गुण पढ़े उन्हें लिखें और 1-2 प्रयोग जरूर कीजिए अपने घर पर और उन्हें लिखिए भी, ठीक है। चौथे प्रश्न के अंतर्गत ये सब कार्य आपको करना है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे आगे पाठ की चर्चा अगले वीडियो में
करेंगे।